हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी जॉब नोटिफिकेशन पे। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था कैलिपर्स के बारे, स्क्राइबर के बारे, और कैलिपर्स में अलग अलग टाइप के जो कैलिपर होते हैं वो उसको देखा था हमने। इनसाइड आउटसाइड कैलिपर, चैनी कैलिपर हो गया, वुडलेग कैलिपर, इनका वर्क देखा था कैसे काम करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे कि जो पंचेज होते हैं, पंचेज के टाइप पढ़ेंगे, इसके यूज़ पढ़ेंगे, जो बेसिक फिटिंग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो जनरली हम जानते हैं कि जो पंच, अब जैसे एक एक पंच के बारे देखते हैं। तो पंच जो क्या होता है, पंच की कुछ विशेषता है जहाँ पे लेआउट वर्क होता है। तो चीज़ों को हम स्थायी दर्शाने के लिए, अब जैसे मार्किंग हम यहाँ यूज़ करेंगे तो वो क्या होती है, जब हम उसको फाइल करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो वो मिट जाती है। तो एक हम पंच लगाते हैं तो वहाँ पे एक मार्क मेरा छूट जाता है। तो एक आइडिया रहता है लेआउट के बाद कि मुझे यहाँ तक करना है उस चीज़ को। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पंच का। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका मार्किंग के यूज़ करने के लिए, कहीं पे आपका ड्रिल पॉइंट, ड्रिल को बैठाने के लिए यूज़ करा जाता है। तो उसके हिसाब से तो हम अलग अलग टाइप के जो पंचेज हैं हम उनके बारे में जानेंगे, उनका काम भी जानेंगे। तो पंच का बेसिकली क्या काम क्या है कि लेआउट में जैसे कुछ आयामी होती है, तो डायमेंशंस होते हैं, उसको अस्थायी बनाने के लिए पंचों का उपयोग किया जाता है। पंच जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। जो आपके सेंटर पंच हो गया, एक प्रिंग पंच हो गया। प्रिंग पंच में ही दो तरह के होते हैं। एक प्रिंग पंच होता है 30 डिग्री, एक होता है प्रिंग पंच 60 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग यूज है, तो हम उसको भी जानेंगे। और जो ये पंच होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और कठोर और ग्राइंड से बने सेंटर पंच जो होते हैं वो प्रिंग पंच है। तो बेसिकली आपको मेटल का भी याद रखना है। तो इसके जो मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील का होता है, बाकी ये तो कठोर होता है। ठीक है, बाकी ये पंच के बारे में दे रखा है, तो हम एक एक करके देखेंगे। तो जैसे सेंटर पंच है, तो सेंटर पंच का एंगल पूछा जाता है, एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। और इसका जो पंच मार्क होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, और ज़्यादा गहरा नहीं होता है इसमें। इसका उपयोग जो है, जैसे आप जहाँ पर ड्रिल करते हो, ड्रिल शुरू करने से पहले अच्छी सेटिंग दे तो उसमें बैठे ड्रिल का जो पॉइंट है, क्योंकि ड्रिल का पॉइंट देखो 118 डिग्री का होता है। तो उसके हिसाब से ये 90 डिग्री है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत बैठ जाएगा। तो उसके लिए हम सेंटर ड्रिल का उपयोग करते हैं, ड्रिल का पॉइंट को प्लेस करने के लिए, जिससे हमको ड्रिल आराम से बैठ जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। सेंटर ड्रिल का आपको दो चीज़ें याद, दो चीज़ें याद रखनी है। उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और उसका जो उपयोग होता है मार्क, मतलब जो ड्रिल शुरू करने से पहले उसकी ड्रिल के जो पॉइंट होता है उसको स्थान देने के लिए हम पंच करते हैं। ठीक है, अभी इसमें जैसे दिया हुआ है तो ये आपका है, ये आपका सेंटर ड्रिल है, सॉरी सेंटर पंच है, जिसकी एंगल दे रखी है 90 डिग्री। ठीक है, ए में। और ये बी है आपका, ये प्रिंग पंच है। प्रिंग पंच में एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री उसके बारे जानेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें प्रिंग पंच डॉट पंच लिखा हुआ है। तो प्रिंग पंच डॉट पंच में देखते हैं तो प्रिंग पंच जो होता है 30 डिग्री या 60 डिग्री होता है, जिसमें से प्रिंग पंच 30 डिग्री जो होता है वो डिवाइडर का जो पॉइंट होता है उसको जगह देने के लिए यूज करा जाता है, और इसको लाइट पंच भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट पंच जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, मतलब हल्की, जिससे आपका डिवाइडर का पॉइंट बैठ जाए उस पर। और जो प्रिंग पंच 60 डिग्री होता है उसका क्या होता है कि वो विटनेस मार्क के लिए यूज़ करा जाता है, विटनेस मार्क के लिए। ठीक है, जैसे इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका एंगल पूछता है, प्रिंग पंच 30 डिग्री का यूज़ पूछता है। प्रिंग पंच 30 डिग्री होता है, उसका यूज़ करा जाता है डिवाइडर पॉइंट को स्थान देने के लिए, उस पर पंच किया जाता है। दूसरा एक और भी कह सकते हो आप, जो लाइट पंच के लिए हम यूज़ करते हैं 30 डिग्री का, और 60 डिग्री किसके लिए, आपका वो विटनेस मार्क के लिए होता है। ठीक है, जो बेसिकली डॉट पंच भी होता है जो 60 डिग्री का है। आगे जैसे देखते हैं, तो इसे डॉट पंच भी कहते हैं। अब जैसे विटनेस मार्क को एक दूसरे से बहुत करीब नहीं होना चाहिए। जो विटनेस मार्क होता है वो बहुत पास पास नहीं होना चाहिए, थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। जैसे उस पर हम यूज़ देखते हैं इसका, तो ये आपको देखोगे सेंटर पंच मार्क है जो 90 डिग्री का है, तो इसमें यहाँ पर ड्रिल करी जाएगी। ठीक है, ये ड्रिल होगा, उसको स्थान देने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखते हैं प्रिंग पंच का जो 60 डिग्री का है, ये विटनेस मार्क के लिए, जहाँ से ये प्लेट कट जाएगा उसके लिए दे रखा है। ठीक है, और ये आपका विटनेस मार्क, जहाँ से जैसे ये विटनेस मार्क है। ठीक है, यहाँ से ये जैसे पार्ट क्या है ना, इधर ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। जैसे अब ये मार्किंग कर रखा है, उस चीज़ को फिक्स कर दिया है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक है। और बाकी 30 डिग्री का देखोगे तो ये बीच में है, तो पॉइंट दे दिया है जिससे यहाँ आर्क बनाया है। ठीक है, ये आर्क बनाया है, यहाँ पे आर्क बनाया है। तो ये आपका सारे
जो 30 डिग्री के यूज़ करे जाते हैं उसमें प्रिंग पंच जो होता है 30 डिग्री यूज़ करके यहाँ पे आप कंपास रख के या फिर डिवाइडर रख के आप यहाँ से ऐसे आर्क खींच सकते हो, चाप खींच सकते हो, ठीक है। वही आप यदि 60 डिग्री का मारते हो तो उस पर डिवाइडर की पॉइंट क्या होती है वो कम होती है, जिसके कारण हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे जैसे देखते हैं तो ये आपका हैमर है। हैमर के बारे में देखते हैं तो हैमर क्या होता है, हैमरिंग टूल होता है, एक हैंड टूल्स में आता है, ठीक है। तो इंजीनियर हैमर जो है जिसका उपयोग छिद्रन, झुकने, सीधा करने या छीलने, फोर्जिंग या रिवेटिंग के टाइम में स्ट्राइकिंग के उद्देश्य से किया जाता है। जो हैमर होता है उसका मेन जो उद्देश्य होता है वो ये हैंड टूल है, पहले तो ये हो गया, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, छिद्रन में, झुकने में, सीधा करने में या छीलने में या फोर्जिंग में या रिवेटिंग करते समय स्ट्राइकिंग उद्देश्य के लिए जो है पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे उसके मेजर पार्ट्स जो होते हैं और कौन से ये मटेरियल का होता है उसके बारे में जैसे दिया है। तो मुख्य भाग जो होते हैं हथौड़ा में, जैसे भाग हो गया सिर और हैंडल होते हैं, ठीक है। इसका सिर होता है, जो फेस होता है वो, और दूसरा हैंडल हो गया। और ये इसका जो मटेरियल होता है वो आपका ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से बना होता है। ये बहुत जगह पे सवाल पूछा जाता है कि कौन से मटेरियल का बना होता है जो हैमर होता है। तो ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से बना होता है, जबकि हैंडल जो होता है लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी का क्यों होना चाहिए, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, झटका होता है उसको अवशोषित कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके देखते हैं जो अलग अलग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं हैमर्स के, जिसमें होता है फेस होता है, पिन होता है, चीक होता है और आई होल होता है। फेस जिससे हम स्ट्राइकिंग करते हैं, पिन जो होता है जैसे पिन में डिसाइड होता है कि उसका यूज़ उसके हिसाब से होगा, जैसे, और उसके नाम भी उसी के पिन के ही हिसाब से उसका नाम पड़ता है जो भी हैमर होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका उसका साइज़ लिखा हुआ होता है, जो जिस साइज़ का होगा उस साइज़ वहाँ मेंशन करी रहेगी। जैसे 250 ग्राम का है या 1 किलो का है वो लिखा हुआ रहेगा चिक पे। आई होल होता है जहाँ पे आपका हैंडल जाता है और वहाँ पे वेज लगाया जाता है, ठीक है। जैसे फेस, अब फेस जो होता है स्ट्राइकिंग पोर्शन होता है और ख़तरे से बचाने के लिए इसका थोड़ा उत्तलता। अब जैसे उत्तलता क्या होता है, जो कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, कॉन्वेक्स दिया जाता है, वो भी एक यूज़ होता है, मतलब डीगिंग होती है, कहीं पे मारने से वो घुस ना जाए उसके लिए। से इसका उपयोग जो है काटने, झुकने, छिद्रन आदि करते समय प्रहार करने के लिए किया जाता है। जो फेस होता है उसका स्ट्राइकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि जहाँ पे भी आपको छेद करना है या फिर झुकना है या प्रहार करना है तो वहाँ पे उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा उस पर जो होता है उसका जो कॉर्नर एरिया होता है उस पर उत्तलता रखी जाती है, तो बेसिकली कॉन्वेक्सिटी रखी जाती है, इससे वो डीगिंग नहीं करेगा। मतलब जो आपका मेटल है जिस पे आप वार कर रहे हो मेटल पे या किसी और चीज़ पे, तो वो सीधा उस पर असर ना पड़े, उससे डैमेज कर देता है, ठीक है। दूसरा पिन जो है, पिन का जो दूसरा हैमर का जो दूसरा सिरा होता है वो पिन होता है, ठीक है। इसका उपयोग रिवेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बॉल पिन हो गया तो उसका रिवेटिंग के लिए हो गया, झुकने कार्य जैसे कार्य हो गया, आकार देने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के जैसे उसमें हैं, तो पहले हम देखते हैं एक एक टाइप का, ठीक है। जैसे ये आपका बॉल पिन हैमर है, तो इसमें अलग अलग पार्ट दिए हुए, ये 2 नंबर है, ये आपका पिन है, ठीक है। ये आपका पिन हो गया, ये आपका चीक हो गया, ये आपका फेस हो गया, ये आपका वेज हो गया और ये आपका हैंडल हो गया। तो ये आपका बॉल पिन हैमर हो गया, ठीक है। ये जो है ये आपका बॉल पिन हैमर है। इस पे देखोगे ये आपका क्रॉस पिन हैमर है, ठीक है। इसमें ये जो है ये आपका स्ट्रेट पिन हैमर है, ये बॉल पिन हैमर है, ये क्रॉस पिन हैमर है और ये आपका स्ट्रेट पिन है। तो इसमें बेसिकली आप डिफरेंस डायरेक्टली पता कर सकते हो। इन दोनों में थोड़ा सा डाउट होगा तो ये आप देखोगे जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है और क्रॉस पिन हैमर होता है, इन दोनों में आप बेसिक डिफरेंस देखोगे तो ये जो है आई होल के देखोगे सीधा सीधा है, ये जो आई होल का है ये क्रॉस में है, तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, ये स्ट्रेट पिन हैमर हो जाएगा। बाकी ये बॉल शेप में है इसका पिन, तो ये बॉल पिन हैमर हो जाएगा। तो बॉल पिन, क्रॉस पिन और सीधा स्ट्रेट पिन हो गया। अब चीक, चीक जो होता है, चीक में जैसे चीक दिखा दिया, चीक जो है इसको चीक बोलते हैं, ये पोर्शन जो होता है चीक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मध्य भाग में होता है, थोड़ा जो होता है उसके मध्य भाग में होता है और यहाँ पे इसकी
वज़न की जो होती है वो मुहर लगाई जाती है, तो वहीं पे आपका वज़न जितना है उसका लिखा हुआ रहता है। ये सवाल भी कई बार कई जगह इसरो में भी या फिर आपके DRDO में पूछे गए हैं, तो इन चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पे होता है उसका वेट मेंशन किया हुआ, चिक में लिखा होता है। जो इंजीनियर हैमर होते हैं उनके जो वज़न लिखे होते हैं वो आपका चिक में, मतलब इसका चिक चिक में लिखा होता है, ठीक है। हथौड़ों के सिर से इस हिस्से को नरम छोड़ दिया जाता है। अब ये हिस्सा जो होता है वो नरम होता है, सॉफ्ट होता है। आई होल, आई होल जो होता है हैंडल को मतलब बैठाने के लिए जो जगह होती है उसको आई होल बोलते हैं। जैसे ये जो है ये आपका आई होल है। ठीक करने के लिए इसे हैंडल को मजबूती से फिट करने के लिए आकार दिया गया है। ये आई शेप में ऐसे होता है, ठीक है। ये जैसे दिया हुआ है ये वाला, तो आई शेप में है तो आई होल हो गया। और इसको हैंडल फिट करने के लिए बनाया हुआ रहता है। और इसी पे हैंडल बैठाने के बाद इसमें ही वेज में तो बेसिकली होता है पाचर, तो पाचर दिया जाता है, तो पाचर वहाँ पे लगा सकते हो, तो आई होल में हैंडल ठीक बैठ सकता है। एक एक करके हम देखते हैं। जैसे ये आपका वेज है, इधर से हैंडल लगाओगे, हैंडल में देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा स्लॉट कटा हुआ है, उसी पे वेज लगाओगे तो वो फैल जाएगा, तो वो कस के अच्छे से बैठ जाएगा। इसका उपयोग भी देख लेते हैं। अलग अलग जो हैमर्स हैं उसके जैसे पोजीशन ऑफ वेज का, इसमें डाल दिया वेज को तो ये आपका वेज अंदर चला गया, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन जो इसका उपयोग है, प्रयोग है उसके बारे, ठीक है। तो बॉल पिन जो होता है वो रिवेटिंग के लिए उपयोग होता है, ठीक है। ये जैसे रिवेट है, स्नैप हेड रिवेट है, इस पर रिवेटिंग के लिए इसका जो हेड होता है, हेड को फॉर्म करने के लिए जो हेड होता है उसको बनाने के लिए बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। क्रॉस पिन हैमर क्या होता है, एक जो सीट होती है, धातु की सीट या मेटल कह लो, उसको क्या होता है फैलाने के लिए एक ही दिशा में, ठीक है। जैसे एक दिशा में ही फैला रहा है, ऐसा नहीं कि आप चारों दिशा में, एक दिशा में उसको लंबा करने के लिए, फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है क्रॉस पिन हैमर का। वहीं स्ट्रेट पिन हैमर का कहाँ पे यूज किया जाता है, जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर कोने जो होते हैं वहाँ पे उपयोग किया जाता है स्ट्रेट पिन हैमर का। जैसे बॉल पिन हैमर का उपयोग पार्टिंग मेटल में छेनी चलाने के लिए किया जाता है। जो बॉल पिन हैमर होता है और भी उपयोग है, जैसे आपका रिवेट हेड बनाने के अलावा भी पार्टिंग मेटल जो होता है वहाँ छेनी चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी जैसे यहाँ पे है तो ये बॉल पिन हैमर का जो फेस है, जैसे पिन वाला पार्ट था तो उसका यूज जो है वो आपका जो रिवेट का हेड है उसके लिए उपयोग किया जा रहा था, रिवेट हेड बनाने के लिए। इसमें दिखा रहा है जो पार्टनिंग टूल है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट, मतलब एक जो प्लेट है उसको काट के दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो पार्टनिंग के लिए जो यूज़ करा जाता है बॉल पिन का जो होता है फेस, उस साइड को यूज़ करा जाता है। अब इसमें जैसे विशिष्टता स्पेसिफिकेशन क्या है, एक इंजीनियर हैमर जो होता है उसका वज़न जो होता है, वजन और पिन के आकार से निर्दिष्ट किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी एक हैमर होगा उसका जो पिन वाला एरिया होगा, जैसे आपका क्रॉस टाइप का है या फिर स्ट्रेट है या फिर बॉल टाइप का है, तो उसके हिसाब से उसका नाम होता है और उसका जो वजन होता है वो लिखा होता है, उस पर चिक पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसमें से जो भी इंजीनियर्स हैमर होंगे उसका जो वेट होगा 125 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक होगा, ठीक है। और जो मार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, अंकन के लिए उपयोग किया जाता है इंजीनियर हैमर, उसका 250 ग्राम होता है। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सवाल पूछता है कि इंजीनियर हैमर का जो वेट होता है वो कितना होता है, तो 250 ग्राम होता है, ठीक है। बाकी दूसरा जैसे ये पार्टनिंग के लिए उपयोग किया जाता है बॉल पिन हैमर का। आपका क्रॉस पिन हैमर का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, ये सवाल पूछा जाता है, तो कोना बनाने के लिए किया जाता है। कोनों पर जो होता है उपयोग होता है स्ट्रेट पिन का। क्रॉस पिन का कहाँ पे यूज होता है, तो धातु को फैलाने के लिए, एक ही दिशा में फैलाने के लिए, ठीक है। और दूसरा बॉल पिन का कहाँ पे उपयोग होता है, तो रिवेट हेड को बनाने के लिए। उसके बाद क्या है, बॉल पिन हथौड़ा जो होता है उसका उपयोग मशीन फिटिंग दुकान में सामान्य कार्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। जो बॉल पिन होता है जनरल पर्पज़ के लिए, जगह देखोगे मशीनिंग के लिए, फिटिंग के लिए। लेकिन इस पे जो सवाल आता है ज़्यादातर का पार्टनिंग और टूल का आएगा, और दूसरा आएगा रिवेट हेड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, हथौड़ा का उपयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सुनिश्चित ये करना है कि हैंडल ठीक से फिट किया गया है या नहीं। आप उसको देख सकते हो हिला के, एक दो बार हल्के चोट लगा के भी देख सकते हो,
ठीक है। बाकी इस पर क्या होता है, सबसे पहले हैंडल को ही चेक करना है, क्योंकि हैंडल जैसे छूटता है ना, वो चांसेस बढ़ जाती है चोट लगने की। काम के लिए उपयुक्त सही वजन हथौड़े का चयन, जैसे इंजीनियर एवं जो होता है मार्किंग के लिए वो 250 ग्राम का होता है, तो आपको उसको भी चयन करना आना भी चाहिए। और चयन करने के लिए आपको यदि नहीं आता है आप सीनियर से, बाकी ये पोर्शन है, तो ये चीज़ें तो आनी चाहिए कि हमें कौन सा किसको चयन करना है। ठीक है, कौन सा टाइप का और कितना वजन का चाहिए। हथौड़े के सिर की जांच करें और जांच के कोई दरार तो नहीं है, अब उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। यूज़ करने उपयोग मतलब जैसे आप जो हैमर उपयोग करते हो उससे पहले आप उसको जांच लो कि उसका जो फेस है या फिर पिन साइड है वो कहीं क्रैक्स या डैमेज तो नहीं है। ठीक है, जैसे डैमेज होते हैं तो उन चीज़ों को फिर क्या होता है, डैमेज हो जाता है तो जैसे चीजल का ऐड होता है डैमेज, तो उसको ग्राइंडिंग करी जाती है। तो इसमें ग्राइंडिंग करने से क्या होता है, वो ज़्यादातर क्या होता है हैमर के केस में वो एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, ड्रॉप फोर्ज होता है तो हार्ड किया हुआ रहता है, तो जल्दी वो होता नहीं है। जो भी जिस चीज़ पे हम हैमरिंग करते हैं उसके कंपैरिजन वो सॉफ्ट मेटल होता है, तो वो पहले फैल जाता है। बाकी टाइम टू टाइम ये भी हो जाता है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। दरार बेसिकली क्रैक्स ही है। आगे देखेंगे, सुनिश्चित करें कि हथौड़ा का जो चेहरा है तेल या ग्रीस से मुक्त हो, मतलब जो भी उसका फेस है जिससे आप स्ट्राइक करोगे तो उस चीज़ का भी जांच कर लेना है कि कहीं तेल या फिर ग्रीस तो नहीं लगा है। क्यों उस चीज़ को जांच करना है, क्योंकि तेल या ग्रीस लगा रहेगा और आप कहीं पे स्ट्राइक करोगे ना तो वो स्लिप करता है, तो छिटक के आपको लग सकता है हाथों पे या पैरों पे या शरीर पे, इसलिए इस चीज़ की जांच कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम वी व्लॉग्स के बारे में। तो वी व्लॉग्स के बारे में देखते हैं, तो वी व्लॉग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है, बी आई एस के अनुसार जो होता है उसके बारे में जानेंगे, अलग अलग चीज़। ठीक है, तो वी व्लॉग क्या होता है, इसका जो उपयोग सामान्यतः किया जाता है जॉब को मतलब स्थान देके मतलब मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। जनरली जो राउंड जो होते हैं उसको क्लैम्प करके उस पर मार्किंग करी जाती है। तो वी ब्लॉक मशीनों पर जॉब को छेद करने तथा स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। सामान्य जैसे वी ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वी शेप में होता है। ठीक है, इसलिए वी ब्लॉक कहते हैं। जैसे फिगर 1 और फिगर 2 में दी हुई है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। इसमें भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे टॉप पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो ये आपका फेस हो जाएगा। ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, जो एंगुलर कटा हुआ होता है उसको फ्लैंक बोलते हैं, फ्लैंक ऑफ बी। फिर इसके साइड हो गए, इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्लॉट कटा हुआ है उसको तो ग्रुप्स बोलते हैं, जहाँ पे क्लैंपिंग के लिए होता है। यू क्लैंप लगा के आप उसको जॉब को, जो सिलेंड्रिकल जॉब होता है उसको बेलनाकार जॉब को बांधने का कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर ये जो दिया हुआ है इसको लेवल बोलते हैं, ये वाला लेवल होता है, ये ग्रुप्स होता है। उसके हिसाब से क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के वी ब्लॉक्स भी होते हैं। अब इस पे क्या है, सम्मिलित कोण पूछा जाता है, बहुत जगह पे सवाल मिलेगा। तो वी ब्लॉक का जो सम्मिलित कोण होता है उसका मान कितना होता है, तो वो आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। इसका आयाम समतलता और चौकरोपन में वी ब्लॉक की सटीकता उसके लिए तैयार की जाती है, उच्च सटीकता के साथ तैयार किए गए हैं। ठीक है, टाइप्स में देखेंगे तो बी आई एस के अनुसार जो टाइप हैं तो 2 तरह के हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के हैं, तो उसके बारे में देखते हैं हम टाइप में। तो टाइप में क्या होते हैं, एक सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप्स का होता है, एक सिंगल लेवल डबल ग्रुप्स का होता है, और एक होता है डबल लेवल सिंगल ग्रुप्स का। ठीक है, और एक जो होता है मैच्ड पेयर होता है, सम्मिलित जोड़ी वी ब्लॉक। मतलब 4 तरह के आपके होते हैं जो वी ब्लॉक होते हैं, 4 तरह के होते हैं। ठीक है, इनकी पहचान कैसे करेंगे हम, जैसे इसके मटेरियल के बारे में बताता हूँ। तो मटेरियल जो होता है हाई ग्रेड स्टील का, हाई क्वालिटी स्टील का, सॉरी हाई ग्रेड क्वालिटी स्टील का होता है। और इसकी जो लेंथ होती है 100 mm का है। ठीक है, और जो 300 mm का होता है ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है। और जो 100 mm का होता है वो हाई ग्रेड का जो होता है, हाई ग्रेड क्वालिटी स्टील होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं जो टाइप्स हैं। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप्स हो गए हैं, उसमें क्या होंगे आपका, ये हो गया सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, ये जो है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप से।
इसमें क्या है, सिंगल लेवल डबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका डबल लेवल हो गया और सिंगल ग्रुप्स हो गया। तो ये वाला आपका ऊपर वाला लेवल है और ये साइड वाला ग्रुप्स है। इसके हिसाब से मैच पेयर में क्या होंगे, ऐसे ही जैसे आप रख लो ये वाला और ये कि दूसरा, उसमें एम लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे फोटो है तो मैं दिखाता हूँ। ये जैसे हैं फिगर 4 में, ठीक है, फिगर 4 में है, हाँ फिगर 4 और 5 में, ठीक है। तो इसमें क्या है, यू क्लैंप लगाया हुआ है, तो ये आपका मैच्ड का हो जाएगा। जैसे इसमें एम लिखा हुआ साथ में रहेगा तभी जाके जनरली क्या हो जाता है, दो होंगे तो वहाँ पे मैच पेयर जो वी ब्लॉक होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे देखते हैं मेटल हमने देख लिया और सिंगल लेवल का बता दिया, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप्स का। तो ये है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप्स का, इसमें सिंगल लेवल है और ये सिंगल ग्रुप्स है। सिंगल लेवल डबल ग्रुप्स, ये सिंगल लेवल हो गया, इसमें डबल ग्रुप्स हो गया, अलग अलग है। जॉब यदि बड़ी जॉब है, मोटी जॉब है, मोटी जैसे मतलब ज़्यादा डायमीटर का है तो उसको पकड़ने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, कम डायमीटर को भी पकड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, खांचे कटे होते हैं, ठीक है। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप्स में क्या होता है कि इसमें जो होता है वी ग्रुप्स होता है और इसके दोनों ओर जो होते हैं सिंगल स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है, जो खांचे जो होल्डिंग क्लैंप को समायोजित करने के लिए हैं। वहीं सिंगल लेवल डबल ग्रुप्स में क्या होता है, इसमें एक प्रकार का वी ग्रुप होता है, एक जो वी ग्रुप होता है और दो पोजीशन में क्लैंपिंग के लिए दोनों तरफ ग्रुप कटे होते हैं, ठीक है। आगे जैसे देखते हैं हम डबल लेवल सिंगल ग्रुप्स का, ठीक है। तो ये आपका डबल लेवल सिंगल ग्रुप्स का है। इस पर ये डबल लेवल हो गया और ये सिंगल ग्रुप्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वी ब्लॉक के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे होते हैं खांचे, एक ये हो गया एक नीचे हो गया, तो इसको लेवल बोलते हैं। और दोनों तरफ से क्लैंपिंग एक ही खांचा है, ये जैसे एक स्लॉट बना हुआ है, तो ये ग्रुप्स होता है। आप जैसे सुमेलित वाला में देखेंगे मैच्ड पेयर जो होता है वी ब्लॉक 4 और 5 फिगर में जैसे दिखाया, तो इसका जो आकार होता है दोनों का सेम होता है। निर्माता द्वारा दिए गए अक्षर का पहचान से जाना जाता है। ब्लॉक को इंसर्ट होकर इंसर्ट मशीन टेबल पर समांतर लंबे शाफ्ट को पकड़ने या समर्थन करके टेबल को छेद करने के लिए किया जाता है। ग्रेड और सामग्री देखते हैं तो वी ब्लॉक जो होता है ग्रेड ए और ग्रेड बी में होता है। अब इसमें ग्रेड्स के बारे में पूछा जाता है और मटेरियल के बारे में पूछा जाता है। ग्रेड्स में जैसे देखते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। ए का जो लंबाई, अब इसमें ए ग्रेड का जो होता है उसकी लंबाई जो होती है 100 mm होती है और बी ग्रेड की होती है 300 mm में, ठीक है। 300 mm में। अब ए का जो होता है ये हाई क्वालिटी हाई ग्रेड क्वालिटी स्टील का होता है और ये जो होता है ये कास्ट आयरन का होता है, ठीक है। ये जैसे उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के बने होते हैं और ये आपका कास्ट आयरन का होता है जो 300 mm का होता है, ग्रेड बी वाला, ठीक है। अब इसका उपयोग भी जो होता है बी ग्रेड का जो होता है सामान्य मशीन शॉप के लिए उपयोग किया जाता है और ये जनरल जैसे अधिक सटीक होते हैं, जिसके कारण इनका जो होता है जैसे जहाँ पे कैलिब्रेशन होता है वहाँ पे उपयोग होता है। जनरल पर्पज़ जैसे मशीन शॉप के लिए आपका 300 mm का जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, जो कच्चे लोहे का बना होता है कास्ट। इसमें जैसे कच्चा लोहा होता है जो पिग आयरन बोल रहा है, ठीक है, कच्चे लोहे का दे रखा है, कच्चे लोहे से बने होते हैं। बाकी जनरली ये कास्ट आयरन के आपको मिलेंगे, दूसरे बुक में आप पढ़ोगे तो कच्चे लोहे के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन आपके आते हैं इससे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कच्चे लोहे से बना होता है, ठीक है। कास्ट आयरन का ऑप्शन रहेगा तो प्रायोरिटी वहाँ पे कच्चे आयरन का जनरली होता नहीं है, कास्ट आयरन का होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आपका जो मैच पेयर व्यू लॉक हो गया, इस पर ये क्लैंप करा हुआ है जॉब को, सिलेंडर जॉब को, जो लंबा जॉब है उसको क्लैंप करा हुआ है, ठीक है। क्लैंपिंग डिवाइस, अब क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में देखते हैं तो ये जैसे है ये यू शेप में है, तो वी ब्लॉक को पकड़ने की मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप दिए गए हैं। जैसे ये जो है क्लैंप वो यू क्लैंप है ये वाले। डेजिग्नेशन में देखते हैं तो वी ब्लॉक को नाम मात्रा का लंबाई या न्यूनतम अधिकतम व्यास क्लैंप से किया जा सकता है और मानक और ग्रेड से संबंधित जो है BIS की नंबर
उसमें दी हुई रहती है, संख्या जो होता है दिया हुआ रहता है, उससे हम पता कर सकते हैं ये कौन सा टाइप का वी ब्लॉक है। ठीक है, उसकी ग्रेड भी पता चल जाएगी वहाँ से। जैसे ये आपका यू क्लैंप हो गया, ये यू क्लैंप को यहाँ पे क्लैंप करा हुआ है स्लॉट पे, ये ग्रुप्स बोलो। ठीक है, बाकी ये लेवल हो गया, ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप्स का है। इसका देखो एम अक्षर से दर्शाया जाता है। जो मैच्ड पेयर होते हैं, सुमेलित युग्म जो होते हैं, उनको एम अक्षर से दर्शाया जाना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा। क्लैंप वाले वी ब्लॉक में इसे क्लैंप के साथ के रूप में दर्शाना चाहिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए जो दे रखा है कि जैसे 50 mm लंबा जो है वी ब्लॉक है, 5 से 40 mm व्यास का है, ग्रेड ए के वर्क पीस को क्लेम करने में सक्षम है। तो 5 से 40 mm का जो व्यास का जो जॉब होता है, उसको 50 mm लंबाई और 5 से 40 mm जो है डायामीटर, उसको क्या होता है ग्रेड ए का जो होता है, मतलब 100 mm का जो होता है वी ब्लॉक, उस पर हम बांधने के लिए सक्षम है। उसको नामित कैसे करना है, तो जैसे वी ब्लॉक हो गया 50/5, 50 जैसे हो गया इसका लंबाई। ठीक है, 5 से 40 मीटर, 40 mm जो हो गया वो डाया हो गया। और ये आपका आई एस नंबर हो गया, ये 2949 IS नंबर हो गया। अब जैसे एक सुमेलित जोड़ी के मामले में इस रूप में नामित किया जा सकता है। सो वी ब्लॉक एम लिखा है, एम मतलब मैच्ड हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कुछ लिखा हुआ नहीं था, वी ब्लॉक खाली है, उसके बाद साइज दे रखा था, इसमें वी ब्लॉक के साथ एम लिखा हुआ है, तो ये मैच्ड हो जाएगा। फिर 50 साइज हो जाएगा उसका, जो लंबाई है 5 से 40 mm डायमीटर हो गया, फिर IS नंबर हो गया। क्लैंप के साथ आपूर्ति किए गए वी ब्लॉक के लिए पदनाम होगा। अब जैसे वी ब्लॉक है, ठीक है, क्लैंप के साथ हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्लैंप लिखा होगा, फिर उसका साइज होगा, जो लंबाई है, फिर उसके बाद उसका डायमीटर होगा, डायमीटर का रेंज लिख रखा है, फिर ए के साथ वी ब्लॉक, उसके बाद क्लैंप, कौन सा क्लैंप, फिर उसके साथ साइज पूरा, लेंथ और डायमीटर, फिर उसके बाद वी ब्लॉक, फिर उसके बाद IS नंबर होगा। देखभाल और रख रखाव में क्या है, तो उपयोग करने के पहले और बाद में, जब भी आप वी ब्लॉक को उपयोग करते हैं या फिर उसके उपयोग करने के बाद में उसको साफ करें। ठीक है, जॉब को आवश्यकता के अनुसार वी ब्लॉक का जो होता है सही आकार चुनें। आपको ज़रूरत है, मान लिया जाए 30 mm का जॉब को आपको करना है, उस पर मार्किंग करनी है ऐसे, तो उसके लिए आप मैच्ड पेयर नहीं ले सकते हो, तो आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए। जैसे आपका 50 mm का जॉब है, उस पर आपको काम करना है, तो आपको 100 mm का आप लोगे, वैसे करके चयन करना है। इस्तेमाल यदि हो गया, ख़त्म हो गया, साफ़ करो, उसके बाद उसमें तेल लगा दो, फिर उसके बाद रखना है उसको। ठीक है, उसके लिए अलग होती है टूल। ठीक है, उसके बाद है मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में। ठीक है, मार्किंग ऑफ एंड मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं हम। मार्किंग ऑफ में क्या होता है, मार्किंग ऑफ में क्या होता है, किसको स्थानों को इंगित करने के लिए मार्किंग ऑफ लेआउट किया जाता है। ठीक है, इससे और रफ फिनिशिंग या फाइलिंग के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो उससे मार्किंग ऑफ और ये मार्किंग टेबल में जो होता है लेआउट किया हुआ रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, जब भी हम फाइलिंग करते हैं तो उसमें हमको मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें जैसे विटनेस मार्क हो गया, धातुओं की सतह पर अंकित रेखा को संभालने के कारण मिट जाने की संभावना है। इससे बचने के लिए चिन्हित रेखा के साथ सुविधाजनक निशान अंतराल पर पंच मार्क लगाकर सही स्थायी जो है निशान बनाए जाते हैं। पंच अंक मशीनिंग शुद्धियों के विपरीत एक विटनेस के रूप में काम करते हैं, इसलिए उन्हें विटनेस के निशान के रूप में जाना जाता है। तो जैसे अभी हमने पंच के बारे में पढ़ा था, तो प्रिंग पंच जो होता है 60 डिग्री का, तो वो आपका विटनेस मार्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए होता है कि जब भी आप जैसे आप फाइलिंग करते हो उस पर, तो वो क्या होता है, यदि आप लाइट पंच मारते हो तो वो मिट जाएगा, इसलिए विटनेस मार्क मारते हैं, जिससे वो आपको सुविधाजनक रहेगा और वो क्लियर विजिबल रहेगा। तो बाद में आप जो ज़रूरत के हिसाब से फिर उसका निशान जो है विटनेस के रूप में, और वो चीज़ें आपको क्लियर विजिबल भी होगी। जैसे देखो मिट जाने का जो संभावना होता है उससे आप रह जाएंगे। चिन्हित रेखा को सुविधा निशान अंतराल पर मार्क लगाते हैं, स्थायी निशान बन जाते हैं, जिससे आप आसानी से उसको फिर पहचान कर सकते हैं कि यहाँ से मुझे काटना है। ठीक है, उसके बाद है ये मार्किंग ऑफ टेबल। मार्किंग ऑफ टेबल में क्या है कि जो वर्क पीस होता है उसके लिए एक मार्किंग ऑफ टेबल का होता है, उसमें जो लाइनिंग खींची हुई थी, जैसे ये खींचा हुआ है लाइन, ठीक है, तो ये क्या होता है, डेटम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें वर्क पीस और मार्किंग के लिए एक मार्किंग टेबल का उपयोग, संदर्भ, ये संदर्भ सतह जो है ये डेटम
सरफेस बोल रहा है, ठीक है, डेटम सरफेस के रूप में किया जाता है। तो संदर्भ सतह जो है वो प्रदान करता है मार्किंग टेबल, और मार्किंग ऑफ टेबल जो होता है वो सतह के संदर्भ सतह प्राप्त देता है, ठीक है, जिससे हम मार्किंग करने में आसानी होती है। आपको एक तरह से मान के चलो तो एक डेटम सरफेस मिल गया तो आप इजीली उसको मार्कआउट कर सकते हो। मार्किंग टेबल जो होता है उसकी संरचना जो होती है वो कठोर होती है, जिसमें ठीक से तैयार शीर्ष सतहें होती है। अब जैसे इसमें देखोगे तो ये शीर्ष सतहें जो हैं वो तैयार हैं, और किनारों में शीर्ष सतह पर समकोण पर समाप्त किया जाता है। ये देखोगे एक दूसरे को क्रॉस काट रही है, ये 90 डिग्री पे सब काट रही है, तो ये कह रहा है वो समकोण पर समाप्त किया जाता है। मार्किंग टेबल जो होता है कच्चा लोहा का होता है या ग्रेनाइट से बनी होती है। सॉरी, कच्चा लोहा जो होता है वो कास्ट आयरन नहीं होता है, तो कास्ट आयरन या फिर ग्रेनाइट से बनी होती है। जो मार्किंग ऑफ टेबल होती है कच्चा लोहा मतलब आपका कास्ट आयरन या फिर ग्रेनाइट से बनी होती है, ठीक है। ये विभिन्न आकार, अब इसके पीछे भी रीज़न है। कच्चा लोहा में क्या होता है, वो सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, और जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होती है जिससे जंग लगने का, जैसे माइल्ड स्टिंग होता है कि जंग लग जाता है, तो ये चीज़ें इसमें ऐसी होती है कास्ट आयरन में। सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है जिसके कारण उसमें, और ग्रेनाइट बेसिकली क्या होता है वो पत्थर होता है, उसमें जंग लगने का चांसेस कम होता है इनमें। और इनमें क्या होता है ग्रेनाइट में, जैसे क्या है मार्किंग ऑफ जो ये डेटम सरफेस है वो मिट जाएगा तो आप दोबारा से उस पर कर सकते हो, ठीक है, ईजिली होता है, फिर से उसको रीग्राइंड करके वापसी लगाया जा सकता है। और ये विभिन्न आकारों में उपलब्ध होती है, ठीक है, अलग अलग आकारों में उपलब्ध होती है। जैसे स्टैंड, आयरन स्टैंड में यदि हैवी है तो उसके लिए आयरन स्टैंड लगाई जाती है, जनरल है तो आप टेबल में रख लो। ऐसे करके इन सारणियों में जैसे उस मापक यंत्रों को स्थापित करने के आकार, समांतरता और कोणों की जांच के लिए भी किया जाता है। इनका जो उपयोग होता है आकार के लिए, ठीक है, जैसे मापक यंत्र जो होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको स्थापित करने के लिए हो गया, आकार के लिए, समांतरता और कोणों की जांच करने के लिए, तो इसके लिए पैरेलल चेक करने के लिए और एंगल चेक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जैसे फिगर है मार्किंग ऑफ टेबल का, ठीक है, इसमें आपका फ्लैट मशीन सरफेस है, उसके बाद ये जो रखा है इनग्राव सेटिंग आउटलाइन से ये है, ठीक है, जो इनग्राव किया हुआ है। संदर्भित जो है, संदर्भित सतह जो है वो यही है, ठीक है। इसमें जैसे ये जो दे रखा है ये आपका सरफेस प्लेट है, ये आपका सिलेंडर जॉब हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये आपका सरफेस गेज हो गया, ठीक है। बाकी ये जॉब है जिसमें पैरेलल लाइन खींच ड्रॉ कर रहे हैं। देखभाल और रख रखाव में क्या है, मार्किंग ऑफ टेबल बहुत सटीक उपकरण है और इसे क्षति और जंग से बचाना चाहिए। मार्किंग ऑफ टेबल जो होता है बहुत सटीक वो उपकरण होता है, ठीक है, इसे क्षति मतलब डैमेज होने से या जंग लगने से बचाना चाहिए, ठीक है। ऐसे जनरली क्या होता है वो सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है तो नहीं होता है। बाकी यदि आप कोई भी चीज़ वहाँ धूल धक्कड़ ऐसे छोड़ दोगे तो उसकी एक्यूरेसी चली जाती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए साफ़ सफाई उसमें बहुत ज़रूरी होता है। उपयोग के बाद मार्किंग टेबल को मुलायम कपड़े से साफ़ किया जाना चाहिए। जब भी आपका उसका उपयोग ख़त्म हो गया उसके बाद आप उसको मुलायम कपड़े से साफ़ कर दो। कच्चा लोहे से बनी मार्किंग टेबल की सतह तेल की पतली परत लगाकर संरक्षित किया जाना चाहिए। अब जैसे कच्चे लोहे में क्या होता है, ऐसे जनरली होता तो नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत तब भी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जब साफ़ सफाई करो तो उसके बाद उसमें बहुत हल्की मतलब पतली जो तेल की परत लगाकर संरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। आगे जैसे हैं तो बेंच वाइज हैं, तो बेंच वाइज में हम देखते हैं, बेंच वाइज में भी उसका जो उपयोग है क्या है, उसकी साइज़ कैसे ली जाती है, अलग अलग टाइप के बेंच वाइज के बारे में देखेंगे हम। तो वाइस का जो उपयोग क्या है उसके बारे में जानेंगे हम। तो एक एक करके देखते हैं। तो वाइस जो होता है उसका मेन जो उपयोग है वो बांधने के लिए, जॉब को, वर्कपीस को बांधने के लिए उपयोग किया जाता है, और ये विभिन्न प्रकारों में मिलते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाने वाला वाइस में जैसे इंजीनियर वाइस कहा जाता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें इंजीनियर वाइस कहा जाता है। अब इसमें जैसे देखेंगे तो ये आपका जैसे देखोगे ये फाइलिंग के लिए लगा रखा है, एक जॉब बांध रखा है इसमें, ठीक है। इसमें फिर देखो ऑपरेशन अलग अलग है, जैसे ये फाइलिंग कर रहा है, ये एक्सोइंग कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है चीज़र लगा के जॉब को इसमें निकाल रहा है। फिर इसमें टैपिंग कर रहा है, टैपिंग बेसिकली थ्रेड काटने के लिए होता है, ठीक है। इसमें लिया हुआ है फाइलिंग के लिए, आरा के लिए, थ्रेडिंग के लिए और अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। वाइस का आकार जो होता है, जो कि चौड़ाई जो विड्थ ऑफ जो होती है उसके हिसाब उसके अनुसार जो वाइस का
आकार लिया जाता है और जॉ की जो चौड़ाई होती है उससे प्राप्त की जाती है। जैसे 150 हो गया, 150 समांतर जॉ बेंच वाइज, तो इसकी जो विड्थ ऑफ जॉ हो गई 150 तो इसकी जो साइज हो जाएगी वाइस की 150 समांतर जो बेंच वाइज हो जाएगा। जैसे बेंच वाइज के पार्ट्स के नाम देखेंगे, ये जैसे बेंच वाइज दिया हुआ है और उसके बेंच वाइज के पार्ट के जो नाम है उसको क्या क्या बोलते हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। इसमें देखोगे ये आपका फिक्स जो हो गया, ये फिक्स है। ये आपका मूवेबल जो हो जाएगा, मूवेबल जो, ये आपका स्पिंडल हो जाएगा, ये आपका हैंडल हो जाएगा, ये हार्ड जो हो जाएंगे, ये आपका विड्थ ऑफ जो हो जाएगा। अब इसमें सबका एक एक देखते हैं। ये आपका जो होता है अभी इसका, ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये आपका एमएस का होता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्लिक करके। तो इधर आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो होता है ये कास्ट आयरन की बनी होती है और ये बेस होता है इसमें, ठीक है। ये नट है, ठीक है। ये भी सवाल कहीं कहीं पे आपको बहुत जगह पे मिलेगा। इसका नाम पूछा हुआ है, इसका नाम क्या है? नट है, ठीक है। इसका नाम पूछता है। ये जैसे फिक्स जो हो गया, ये विड्थ ऑफ जो हो गया, ये आपका हार्ट जो हो गए हैं, फिर इसके बाद ये मूवेबल जो हो गया, ये आपका हैंडल हो गया, ये स्पिंडल हो गया। ये फोटो दिया रहेगा, उस पर एक एक्स लगा के लिखा रहेगा कि इसका नाम होता है क्या है बोल के, ठीक है। और 22 के जो है निम्नलिखित भाग जैसे देख लिया हमने, स्थिर जॉ को, मूवेबल जॉ को, कठोर जॉ को, स्पिंडल, हैंडल और बॉक्स नट और स्प्रिंग एक 22 की। इससे अब जैसे बॉक्स नट और स्प्रिंग की बात आई, तो बॉक्स नट जो होता है इसके अंदर होता है, यहाँ पे अंदर में होता है बॉक्स नट, ठीक है। इसके अंदर बॉक्स नट होता है। जो ये स्पिंडल दिख रहा है वो जाएगा अंदर में, अंदर थ्रेड कटी होती है, उसी में अंदर में आपको मिलेगा स्प्रिंग भी, ठीक है। जो दिखाया हुआ नहीं है, आगे देखते हैं, आगे दिखाया हुआ है तो आगे नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर होता है, उसी में आपका देखोगे। इसमें और एक चीज़ बता देता हूँ, उसके अंदर जो होता है, इसके अंदर ये होता है आपका स्क्वायर स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं, ठीक है, बॉक्स नट में। और एक और होता है जो कहीं कहीं पे इस्तेमाल होता है, जो बटर थ्रेड होता है। बाकी इसमें जनरली स्क्वायर थ्रेड होता है क्योंकि अभी इसमें पकड़ बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। बाकी एक साइड के लिए होता है बटरेस का। इसमें जितना है उसके हिसाब से बता देते हैं, बाकी दूसरी जगह से होगा तो उसके हिसाब से बताएंगे आगे। इसमें जैसे अलग अलग पार्ट के नाम मैंने देख लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि जॉ, मूवेबल जो हो गया, फिक्स जो हो गया, स्पिंडल, हैंडल हो गया, बॉक्स नट। बॉक्स नट जैसे मैंने बता दिया ये अंदर में होता है बॉक्स नट, ठीक है। और बाकी ये एक नट हो गया जो क्या है, ये बेस उसको प्रोवाइड करने के लिए जो वो नट है। स्प्रिंग जो है बॉक्स नट और स्प्रिंग जैसे आंतरिक भाग है, तो इसके अंदर का जो है अंदर पे लगी होती है। जो ये मूवमेंट होता है जिस पे मूवेबल जो होता है ना, उसी पे नीचे जो स्पिंडल लगा हुआ है उस पर। अब इसमें देखते हैं क्लैंप, वाइस क्लैंप या सॉफ्ट जो। इसको बेसिकली दो नाम है, ठीक है। वाइस क्लैंप कह लो या फिर सॉफ्ट जो कह लो। इसका जो उपयोग किया जाता है, जो भी हमारा फिनिश जॉब होता है उसका जो सरफेस होता है उसको बचाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये जैसे दे रखा है एक फिनिश जॉब के लिए, नियमित जॉब ऊपर एल्युमिनियम से बने नरम जो वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। इसका जो मटेरियल होता है एल्युमिनियम का होता है। ये जॉब की सतह पर जो होता है क्या होता है, नुकसान होने से बचाता है, तो डैमेज होने से क्या होता है, बचाता है। कौन, ये वाइस क्लैंप या फिर जो सॉफ्ट जो होते हैं ये वाले। जो फिनिश सरफेस होता है जैसे वाइस में फाइलिंग करनी है या फिर एक्सवाइंग करनी है तो उसके लिए और लगाएंगे और उसमें बांधेंगे ना, तो जो हार्ड जो होते हैं उसमें नर्लिंग की हुई रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होगी, जिस फेस पे बैठेगा तो फेस को डैमेज करेगा, तो उसके लिए क्या होता है ये वाइस क्लैंप का या सॉफ्ट जो का जो है उपयोग करते हैं, जिससे उसकी जो फेस है वो डैमेज ना हो। वाइस को ज़्यादा टाइट ना करें क्योंकि स्पिंडल क्षतिग्रस्त हो सकती है। अब जैसे वाइट को जो एक बार टाइट कर दिए, ऐसा नहीं कि आप टाइट कर रहे हो, टाइट करे जा रहे हो, तो उस केस में क्या होता है स्पिंडल जो होता है डैमेज हो सकता है। इसलिए उतना ही टाइट करें जितना वो बन जाए। ऐसे आवाज़ नहीं आना चाहिए, चट चट की आवाज़ आने लगती है ज़्यादा, सब ज़्यादा टाइट करोगे तो आप साउंड अलग ही आने लगती है। उसके बाद दोस्त की देखभाल और रख रखाव, तो केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइसेस, तो उनको कैसे करना है, प्रत्येक उपयोग के बाद मतलब हर जब भी आप उपयोग करते हो वाइस को, बेंच वाइस को, तो उसको इसमें जैसे अलग अलग टाइप के जो हैं
वो बेंच वाइज का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसमें अलग अलग टाइप के बेंच वाइज होते हैं, जैसे आपके ये इसमें दे रखा है सिंपल बेंच वाइज का, ठीक है। एक आपका क्विक रिलीजिंग बेंच वाइज जो होता है, इसमें यहाँ पे लीवर लगा होगा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है लीवर लगा हुआ मिलेगा। हैंड वाइज का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हैंड वाइज होते हैं, पाइप वाइज होते हैं, पाइप वाइज हो गया, लेग वाइज होता है। सबका अलग अलग उपयोग है। ये वर्कशॉप में उपयोग होता है, ठीक है। जनरल जो वर्कशॉप होता है, मशीनिंग वर्कशॉप, वहाँ पे ये वाला बेंच वाइज सब अवेलेबल होता है, तो वहाँ के लिए। बाकी वो सारे अलग अलग यूज के हैं। तो आगे देखते हैं, क्योंकि मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें जो मैंने नाम बता दी तो उसके बारे में, जैसे लेग वाइज हो गया, लेग वाइज हो गया। तो ये क्या होता है, लेग वाइज का फोर्जिंग शॉप में उपयोग होता है। जो फोर्जिंग शॉप होता है वहाँ पे, जब फोर्जिंग की चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे। हैंड वाइज जो होता है, हैंड वाइज ये आपका चाबी बनाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। एक कारपेंट्री वाइज होता है जो कारपेंटर यूज करता है। उसके बाद हो गया क्विक रिलीजिंग का, तो क्विक रिलीजिंग आ जाएगा। वैसे रिक्वायरमेंट जहाँ पे जैसी होती है उसके हिसाब से बनाया जाता है। आगे जैसे 200 केयर एंड मेंटेनेंस का देखते हैं, तो जो भी उसके उपयोग करने के बाद क्या होता है, पोंछ के सभी जो थ्रेडेड और मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको साफ़ करें, साफ रखें। जोड़ों और फिसलने वाले हिस्सों में तेल और चिकनाई का ध्यान रखें, जैसे जहाँ पे जॉइंट्स हैं और जहाँ फिसलने वाले हैं जो हिस्से हैं वहाँ पे तेल और चिकनाई का ध्यान रखें, ठीक है। स्लाइडिंग सेक्शन में तेल लगाने के लिए जॉ को पूरी तरह से खोलें और स्क्रीन पर ग्रीस की एक परत लगाएं। स्लाइडिंग सेक्शन जो है मूवेबल, ये जो है ये वाला स्लाइडिंग का है। तो यहाँ पे क्या होता है, चिकनाई का ध्यान रखें और यहाँ पे क्या है, तेल लगाने के लिए जॉ को ये पूरे को पूरा खोलें, उसके बाद यहाँ पे तेल लगाएं और वापसी इसको फिर लगा दें। रस्ट रिमूवर केमिकल का उपयोग करके यदि वाइस पर दिखाई दे, यदि आपको जंग दिखाई देता है, रस्ट लगा हुआ कहीं दिखता है, तो रस्ट रिमूवर लगाकर उसको हटाना होता है, ठीक है। जब वाइस उपयोग में ना हो तो जॉ को हल्का सा गैप एक साथ लाएं और हैंडल को लंबवत स्थिति में रखें। ये जैसे ये कह रहा है हैंडल को लंबवत स्थिति में, इसके लंबवत स्थिति में, तो राइट एंगल में ऐसे करके ऐसे रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सीधा कर दोगे तो ये बिल्कुल इससे राइट एंगल में बन जाएगा। पूरी तरह से कसने के लिए वाइस के हैंडल को हथौड़े से मारने से बचें। आप जैसे पूरी तरह टाइट करने के लिए हथौड़ा का उपयोग ना करें, उससे क्या होगा, स्पिंडल जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। नहीं तो क्या है, हैंडल भी मुड़ जाएगा और क्षतिग्रस्त भी हो जाएगा। अब हमने इधर से टाइट कर दिया, उससे भी ज़्यादा फोर्स लगा तो इधर जाएगा, और यदि कम स्ट्रेंथ है अंदर का तो वो टूट जाएगा। यदि ये ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसका हैंडल का तो ये, अच्छा ये आपका यदि ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो अंदर टूटेगा, और हैंडल का यदि ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो वो आपका अंदर क्षतिग्रस्त करेगा, ठीक है। बॉक्स नट को हो सकता है क्षतिग्रस्त करे, स्पिंडल को क्षतिग्रस्त, जनरली स्पिंडल क्षतिग्रस्त होता है। लेकिन यदि ये सॉफ्ट है तो ये आपका बेंड हो जाएगा, हैंडल जो है वो बेंड हो सकता है। इसलिए हैमर मारने से बचें, नहीं तो हैंडल जो है मुड़ जाएगा या फिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आगे देखेंगे हैक्सो और फ्रेम्स का। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आगे भी इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद।